अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग एक्सपर्ट ओपिनियन, दिस इज अनिका। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डायलॉग की बात की है, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अपोजिशन इस वक्त इकट्ठी होती हुई नज़र आ रही है हमें। महमूद अचकज़ई की जानिब से बयान सामने आ गया है कि अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम मिलकर चलेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब हुकूमत से नाला नज़र आती है, चाहे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो या नए सूबों की बात हो। शर्मीला फारूकी साहबा ने भी एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि अब हम विफाक का साथ नहीं देंगे असम्बली के अंदर। तो पैनलिस्ट से आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हुकूमत के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है अपोजिशन का ये जो गठजोड़ है। इसके हवाले से चौधरी खादिम अली मारला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अकीला आसिफ हैं, शनीला अमार सिकंदर हैं, शोज़ा बस्की साहब हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अकीला आसिफ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो खुले दिल से मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अब आप नहीं समझती कि पीटीआई को या जो अपोजिशन है उसको डायलॉग करना चाहिए, मेज़ पे बैठना चाहिए हुकूमत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी और रोज़ चैनल की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि ये बहुत आम मौजू है कि इस पे बातचीत की जाए। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर आप देखें बैन अवी तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है, ईरान और यूएस जो तनाज़ा है उसके तनाज़र में, और इसके बाद जो हमारी अपनी मुल्की सूरत हाल है बहुत सारे अंदरूनी इलाकों में, आप देखें ये सारी जो सिचुएशन है ओवरऑल, अगर उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन को बातचीत की दावत देते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये एक सियासी पुख्तगी का इजहार है कि हम पॉलिटिकली मैच्योर हो रहे हैं। गलतियाँ हो सकती हैं, माजी में भी हुई हैं, और ये सारे मंजे हुए सियासतदान हैं जो इस वक्त मैदान में हैं, और गलतियां को नज़रअंदाज करके ही आगे बढ़ना जो है इस वक्त की अहम ज़रूरत है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है वो मौका फ़राहम कर सकती है, और वो उन्होंने मौका फ़राहम कर दिया है, जबकि अपोजिशन को इस वक्त संजीदगी के साथ, और मैं समझती हूँ कि बड़ी बसीरत के साथ जो है जो भी उनका मौक़िफ़ है उसको पेश करना और उसके हल की तरफ जाना जो है वो ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या ये जो मुज़ाकरात की दावत है ये किसी एजेंडे में तब्दील होती है या नहीं होती, क्योंकि अगर तो ये किसी एजेंडे में तब्दील हो जाती है, और जो हमारा जो सियासी निज़ाम है जो इस वक्त जिसको कहते हैं कि जी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एड्रेस हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही खुशाइंद बात होगी। क्योंकि जैसे कि मैंने अपने बात के आगाज़ में कहा कि इस वक्त जो आलमी सूरत हाल है, अगर हम उसके तनाज़ुर में देखें तो इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर है, और पाकिस्तान को माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, सफारती लिहाज से हर महाज पर जो है चैलेंजेस दरपेश हैं। और इस सारे तनाजुर में अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर एक पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है, तो इस मौके को मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरफ से एक पॉजिटिव बात है, एक मुस्बत कदम है। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है या पीटीआई का ताल्लुक़ है, आपने पीटीआई का जिक्र किया, तो मैं समझती हूँ कि वहाँ उस जमात में भी ज़्यादातर जो हैं वो नौजवान हैं, और नौजवानों की जो तरबियत है जिस सियासी माहौल में हुई है उसमें जो मंजे हुए सियासतदान हैं उनको चाहिए कि वो उनको दुरुस्त बात बताएं, दुरुस्त सिमत का तयन करने में उनकी मदद करें। और ये जो यूथ तो नहीं है, अगर पीटीआई की बात की जाए यूथ तो नहीं है, हाँ ये है कि सियासत के अंदर उनको यूथ कहा जाता है कि वो इतने मैच्योर नहीं है, अभी सारे नए फेसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आए। देखिए बानी, मैं एक बात का इजाफा करना चाहूँगी कि मैं सिर्फ बानी की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं जो उनके आगे अभी भी देखें, अभी जो पॉपुलर पार्टी इस वक्त भी है, बच्चे जो हैं वो उनको पसंद करते हैं, लेकिन ये है कि हमें चाहिए कि हम जो मैच्योर लोग हैं वो उनको एक ओरिएंटेशन दें, उनको एक लाए अमल बताएं। और मेरा ख्याल है जो जितने भी सीनियर लोग हैं वो यही चाहेंगे कि इस वक्त जो मुल्की सालमियत और सलामती है उसको सबसे ऊपर रखा जाए। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो है वकील साहब ने तो कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर यूथ ज़्यादा है। अब आप समझते हैं कि मैच्योर सियासतदानों की बात यूथ को मान लेनी चाहिए, डायलॉग की मेज़ पे आ जाना चाहिए उनको? शुक्रिया मिसैनी, इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए आपने दावत दी है, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहिबा की बात को आगे बढ़ाऊंगा।
हमें सिर्फ दाखिली सियासत पर ही गौर नहीं करना होगा, बल्कि हमें ख़ित्ते में तब्दील होती हुई जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको भी मलूज़ ख़ातिर रखना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पर एक ग्रैंड डायलॉग को इनिशिएट किए हुए है। सारी दुनिया ईरान और अमेरिका की जो जंग है उससे परेशान है। पाकिस्तान भी इस जंग से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले इसलिए आता है कि हम अपनी एनर्जी के लिए ज़्यादातर गल्फ़ पर इन्हिसार करते हैं, और गल्फ़ में जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है, किसी से पोशीदा नहीं है। जहां पाकिस्तान आलमी सतह पर ग्रैंड डायलॉग में और अमन के लिए कोशां है, वहीं ये सारी कोशिश उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती, या ये डिप्लोमेटिक कामयाबी एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती जब तक दाखिली सियासत और दाखिली सतह पर अमन व अमान कायम ना हो, एक सियासी मामला फहमी ना हो, अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिलकर मुल्क के मसाइल के हल के लिए काम नहीं कर रहे होंगे। तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में जो एक सियासी सेटअप तश्कील पाया है वो 2018 के इंतखाबात से उसको देखने की ज़रूरत है कि तब से हुकूमत वक्त पर अदम एतमाद और इंतखाबात पर सवालात ये तब से चले आ रहे हैं। 2018 में जो लोग मुतासरा थे वो और थे, और जो लोग क्या कहते हैं फ़ायदा उठाने वाले थे वो लोग और थे। अब सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है कि जो लोग पहले शिकवा कुना थे आज वो इक़्तिदार में हैं, और जो लोग पहले इक़्तिदार में थे वो आज शिकवा कुना हैं। हम इस वक्त पॉलिटिकल सतह पर, दाखिली सतह पर जो कुछ देख रहे हैं ये सियासत पर निगाह रखने वालों के लिए कोई पहली बार नहीं है। सियासतदानों के सेहत के मसाइल हों, वो हमें याद करना चाहिए कि कुलसूम नवाज साहिबा जब बीमार थी तो क्या बात की जाती थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब बीमार थे तो क्या बात होती थी, सदर ममलिकत आसिफ जरदारी साहब जब बीमार हुआ करते थे तो क्या बातचीत हुआ करती थी। तो चीज़ें अकेले करके देखने की बजाय बेहतर है। मरियम नवाज साहिबा थी, ख़वातीन की बीमारियों के ऊपर भी सियासत हमने देखी है इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल मैं दामन वक्त में गुंजाइश कम है, अदरवाइज पाकिस्तान में जितने मेजर पॉलिटिशियंस हैं सबकी सेहत को लेकर इस मुल्क में इससे पहले भी सियासत की जाती रही है। हम उस वक्त भी कहते थे कि ये बात नापसंदीदा है, ये गैर सेहतमंदाना है, सियासत को अवाम के मसाइल और अवामी मफादात तक महदूद रहना चाहिए। सियासतदानों की निजी ज़िंदगी या उनकी सेहत से मुतल्लिक जो भी मामलात हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आने चाहिए, इन पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक गैर सेहतमंदाना सरगर्मी है और इससे मुल्क बजाय आगे बढ़ने के, पॉलिटिकल डायलॉग बजाय मैच्योर होने के और जमहूरियत बजाय क्या कहते हैं मजबूत होने के कमज़ोर होती है, डायलॉग कमज़ोर होता है और मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ नफरत जो है वो बढ़ती है। अगर इस सारी सूरत हाल में आज हुकूमत वक्त ये दावत देती है और अपोजिशन से कहती है कि आएँ डायलॉग करें, तो ये एक संजीदा बात है, ये एक खुशाइंद बात है। और जो लोग पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सालमियत को और पाकिस्तान की तरक्की को अहमियत देते हैं और इसके लिए वो अफराद को या जमातों तक महदूद नहीं रहते, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अपोजिशन में भी बहुत से मैच्योर सियासतदान मौजूद हैं और हुकूमत में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पिछली कई दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं। मुल्क इस वक्त किसी सियासी महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है अपोजिशन को दिल बड़ा करके इस डायलॉग का पॉजिटिव जवाब देना चाहिए और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें उन सबको आलमी हालात के पेश नज़र, मुल्क के माशी हालात के पेश नज़र, मुल्क में सिक्योरिटी की जो दाखिली सूरत हाल है उसके पेश नज़र थोड़े अरसे के लिए जो सियासत है, जो क्या कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग है, उसे थोड़े अरसे के लिए नज़रअंदाज करें और मुल्क को कौम की मजमूई तरक्की के लिए और मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए और सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है उसको मज़ीद नुमायाँ करने के लिए आपस में बातचीत करने की ज़रूरत है। कोई भी समझदार आदमी या जो भी आदमी ज़रा शऊर रखता है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग को हमेशा वेलकम करेगा। अच्छा शनीला मार साहब, हमने इसी असेंबली फ्लोर के अंदर देखा कि प्राइम मिनिस्टर कहता था कि मैं डायलॉग नहीं करूंगा, अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। एक वज़ीर आज़म गुजरे, अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो बयान सामने आया है इसको आप कैसा देखती हो? जो 27 सितंबर एहतजाज की कॉल दी गई थी, क्या इस डायलॉग के बाद उस कॉल पर कोई असर पड़ेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शराइत के साथ डायलॉग में शामिल होगी? बहुत शुक्रिया एनी।
बात यह है कि देखिए, जमहूरियत जो होती है उसमें सियासतदान जो होते हैं वो डायलॉग के जरिए ही एक दूसरे से अपनी बात मनवाते हैं। सियासतदान के पास हथियार नहीं होता कि जिसको वो उठाएगा और जाके अपनी बात मनवा लेगा। हमारे एक वजीर आजम थे, उन्होंने डायलॉग के साथ ही जाकर 71,000 फौजी जो थे वो वापस लेके आए थे एक दुश्मन मुल्क से। तो हमेशा जो जंगें भी होती हैं वो भी आप डायलॉग की मेज के ऊपर जाके उन मामला को सेट करते हैं। जंगों के अंदर भी फैसले जो होते हैं वो हार जीत के नहीं हो रहे होते हैं, डायलॉग के जरिए या मुज़ाकरात की मेज के ऊपर ही जाके आप अपने मसले को हल करते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने उस वक्त भी जो वजीर आजम थे इमरान खान, उनको कहा था कि आए बैठे और बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, चार्टर ऑफ मईशत करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना था क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है, ये हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, ये हालत एहतजाज में ही रहती है, ये कंटेनर से उतरना पसंद नहीं करती है। अब भी जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, मेच्योर लोग हैं, पीपल्स पार्टी हो गए, नवाज लीग हो गए, 90 की दहाई में हम देख रहे थे कि वो एक दूसरे की टांगे ही खींचते रहते थे और एक लॉन्ग मार्च निकाल रहा है, दूसरा लॉन्ग मार्च निकाल रहा होता था, लेकिन आखिरकार उनको मिल बैठना पड़ा और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे सामने आया। बदकिस्मती ये है कि पीटीआई के अंदर अभी तक ये सियासी ट्रेनिंग हो नहीं पा रही और उसकी वजह ये है कि जो ताकत का महवर है वो एक ही शख्स है। अगर यहाँ पर हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे रही है, माजी में भी बहुत दफा दी गई है, मुज़ाकरात होते हैं लेकिन फैसला नहीं होता क्योंकि फैसला एक शख्स ने करना होता है, जो वो शख्स जो इस वक्त अडियाला में बैठा हुआ है। क्या उसने अभी किसी को इख्तियार दे दिया हुआ है कि आप जाएं, जाके मेरे बिहाफ के ऊपर मुज़ाकरात करें और वहां पे जो फैसला होगा मैं मान लूंगा? नहीं, वो नहीं मानेंगे, वो अपनी ही शराइत के ऊपर बात को मनवाएंगे। अगर आप इस शर्त के ऊपर जाएंगे कि जी वो जो 2024 के इलेक्शन थे वो धांधली वाले थे, आप हुकूमत छोड़ दें, आप हमें हुकूमत देते, फिर मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात कुछ लो और दो की बुनियाद के ऊपर होते हैं। तो अभी इनको सियासी मेच्योरिटी जो है ना वो उनके अंदर आई नहीं है। दूसरी बदकिस्मती ये है कि इस पार्टी के चलाने वाला सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर जिसको कुछ व्यूज मिल जाते हैं वही अपने आप को लीडर समझना शुरू कर देता है। इस पार्टी में हर बंदा लीडर है। इस पार्टी का सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हर सपोर्टर जो वो लीडर है। चंद यूट्यूब पर चंद सोशल मीडिया के लोग जो इस पार्टी को चला रहे हैं। अगर पार्टी के इस वक्त जो मौजूदा लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, बैरिस्टर गौहर को देख लें, सलमान अकरम राजा को देख लें, बड़ी सेन वॉइसेस हैं। वो चाहती है कि मुज़ाकरात हो, हम रिलीफ लें, मामला आगे चले, लेकिन जब भी वो किसी मामले की तरफ जाने लगते हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर मचना शुरू हो जाता है और उनको इतना अंडर प्रेशर किया जाता है, उनके ऊपर इतनी दशनाम तराजी होती है कि वो पीछे हट के बैठ जाते हैं। तो जब आपका इस तरह का माहौल होगा तो उसके अंदर कौन सा अपोजिशन का लीडर जो है वो आगे बढ़ेगा, वो डायलॉग की तरफ जाएगा? फिर पार्टी बहुत ज्यादा तकसीम हो चुकी हुई है। अगर ये मुज़ाकरात की तरफ जाती हैं तो बहनें उसको नहीं मानेंगी, ये मुज़ाकरात में कुछ हल करके आते हैं तो इमरान खान उसको नहीं मानेंगे। मुज़ाकरात ही हल है, लेकिन मुज़ाकरात करने किसने हैं, इख्तियार किसके पास है? क्या जो आएंगे बैठेंगे वो इतने बाख्तियार होंगे कि वो कर सकेंगे? क्या वो सोशल मीडिया के प्रेशर से निकल सकेंगे? यानी ये वो चीजें हैं जिनको पहले वो अपने एंड के ऊपर हल करें, उसके बाद वो हुकूमत के पास मुज़ाकरात के लिए जाए। हुकूमत तो दावत देती रहेगी लेकिन वो मुज़ाकरात बिल्कुल बानतीजा नहीं होंगे जब तक कि उनके पास इख्तियार कोई नहीं होगा। सैयद शमारला साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शनियर अमार साहब ने उठाया कि डायलॉग अगर किए जाएं तो किससे किए जाएं। हम भी देखते हैं कि चेयरमैन तो बैरिस्टर गौहर है, लेकिन जब डायलॉग की बात आती है तो वो भी बेख्तियार हमें नजर आते हैं। सोशल मीडिया का अलग धड़ा है, बानी पिचाई की बहनों का अलग, और अब केपी के जो वज़ीर आला है उनका अलग धड़ा है। तो अगर डायलॉग की बात होती है तो डायलॉग को लीड कौन करेगा, किसके पास अख्तियार होगा कि वो डायलॉग की बात करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैंने देखिए, मुज़ाकरात के बगैर कोई रास्ता मेरा ख्याल है नहीं है। तो ये बात तो तमाम सियासी पार्टीज़ को समझ जानी चाहिए। उसकी वजह कि जिस मुल्क का निज़ाम अदल बैठ जाए और कोई रास्ता दूसरा ऑप्शन ना हो तो मेरा मुज़ाकरात के अलावा कहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल बात ठीक है कि जंग तो लड़नी नहीं, हथियार इनके पास होते नहीं, तो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही आना है। एट द एंड जो है ना, आखिरी ऑप्शन जो है ये मुज़ाकरात ही होता है। तो मेरा ख्याल अपोजिशन को ये समझ है भी और लग भी चुकी है और आवाम भी समझ चुकी है कि या तो बड़ा आपका मुल्क का जो निज़ाम अदल है वो बहुत बेहतर हो कि आवाम को पता लगे कि रिलीफ मिल जाएगा, हम अदालतों में जाएंगे, हमारे केसेस हैं, वहाँ जो है मसाइल हल हो जाएंगे। तो वहाँ तो मेरे दरवाजे बंद हो चुके हैं। यानी तरामीम के बाद जो मर्जी की जो है ना अदालतें या जजेज और उनकी अपॉइंटमेंट और जो निज़ाम, इसी अदालत ने रिलीफ दिया, उनको अस्पताल में उनका चेकअप कराया गया, बहनों से मुलाकात कराई गई। करूँ कि अभी तो निज़ाम ही वो नहीं है। उसकी वजह यह है कि कितनी दफ़ा ये जो रजीम चेंज बैठी हुई है, जो गवर्नमेंट बैठी है, तो मेरा ख्याल है कि इसके आने के बाद
कितने आर्डर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के मानेंगे, आइन की पामाली की गई। तो मेरा ख्याल है को अगर कोई रिलीफ मिलता भी है तो उसको कोई माने ही ना, तो उसका मकसद तो बहुत हो जाता है ना। तो मेरा ख्याल है कि जो इतनी डटाई के साथ आइन की वायलेशन कर जाते हैं, सारा कुछ कर देते हैं और पूछने वाला कोई नहीं, इतने इतने बड़े सानियात और कैजुअल्टी मरीद के हो, दूसरे हो, सानियात कितने हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर अदलिया अपनी जगह पे खड़ी हो, को पूछने वाला हो इस मुल्क में, तो मेरा ख्याल है कि ये रास्ते दूसरे जो है ना उनके महदूद रह जाते हैं। लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है, अपोजिशन को भी पता है और हुकूमत को भी पता है। हुकूमत को ये पता है कि मसाइल उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मुआशी और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मेरा ख्याल है जब तक बाहमी जो है ना मशावरत के साथ तमाम पार्टीज नहीं बैठेंगी। हम तो अपोजिशन को भी कहते हैं, हुकूमत को भी कहते हैं कि अपनी ज़ेद हनाओं को छोड़ दे। जो मुल्की मसाइल हैं ये बहुत बढ़ चुके हैं मुल्क से और इनकी सोचों से बहुत बड़े हैं। खुदा का वास्ता अवाम को अगर रिलीफ देना है, अवामी मसाइल का अगर हल करना है, तो एक मेज़ के ऊपर आए, ले दे के, क्योंकि है तो ये बिज़नेस ही है और क्या। कुछ जितने भी ये सिस्टम चलाते हैं तो ये बार्गेन ही करते हैं ना, गिव एंड टेक करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी बैठ के जो इनको रास्ता निकालना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो मेरा ख्याल है कि कोई उसका वे आउट निकलेगा मुज़ाकरात से ही। तो मेरा ख्याल है कि वो आना चाहिए। जहाँ तक तल्ला क्या कि इख्तियारात किसके पास है, मेरा ख्याल है कि उसमें अपोजिशन की तरफ से भी बड़ी क्लैरिटी है कि जो कौमी असम्बली में जो और सेनेट में जो मेराज चकज़ई साहब जो है असम्बली में हैं, राजा नासराबाद साहब जो है वो सेनेट में है, उनके पास इख्तियारात प्रॉपर हैं और पूरे इख्तियारात के साथ। माड़ा साहब, एहतजाज की कॉल या तो केपी से आती है या बानी पीटीआई की बहनों की तरफ से एहतजाज की कॉल आती है। एहतजाज भी एक जमहूरियत का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। जब कोई बंदा कहीं सुनवाई ना हो, कोई सुनने को तैयार ही ना हो, तो मेरा ख्याल है कि एहतजाज बिल्कुल पुरअमन एहतजाज जो है ना ये भी हर शहरी का हक है। और सियासी पार्टी तमाम पार्टी जो है ना वो एहतजाज करती आई हैं, ऐसी बात नहीं कोई नई पार्टी है कोई पीटीआई कि वो एहतजाज में जा रही है। तो नून ने एहतजाज नहीं किए थे, पीपल पार्टी ने किए थे, JUI ने नहीं किए थे, जमात इस्लामी नहीं कर रही है। जमात इस्लामी बैठी हुई है ना, भाई कोई सुने ना, कोई ड्रेस तो करे। तो मेरा जब से जो बैठे हैं, या इससे पहले भी जमात इस्लामी आई, अभी फजल रहमान साहब जो है ना वो भी करते हैं। तो एहतजाज भी एक जमहूरी हुस्न है और वो भी आवाज़ जो है ना हुक्मरानों तक पहुँचाने का एक ज़रिया है कि आवाम को देखें, आवाम का समुंदर देखें और उनकी आहो बका सुने। तो मेरा हुक्मरानों का काम है कि उनको ड्रेस करना, उसका मकसद ये नहीं है कि उनको क्रश करना। तो यहाँ तो वो निज़ाम जो है ना ड्रेस कम होते हैं और क्रश करने के ऊपर जो ताकत है उसका इस्तेमाल ज़्यादा। एहतजाज यकीनन पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एहतजाज जमहूरी आइन का हिस्सा है, हर पाकिस्तान को उसका हक है, लेकिन जलाओ घिराव की इजाज़त भी तो नहीं दी जा सकती। हुकूमत बार बार ये कहती है 126 दिन का धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरअमन था, उस धरने के साथ किसी किस्म की उनको ख़त्म करने के लिए कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं की गई। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो अभी माजी करीब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह जलाओ घिराव की उनकी जानिब से सामने आए वाक़यात, तो हुकूमत उनकी इजाज़त भी तो नहीं दे सकती ना। अकीला साहिबा, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगी कि जब हम देखते हैं कि अपोजिशन इकट्ठी होती है लेकिन हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए कभी आवाम की बात नहीं की जाती? जी बिल्कुल, ये वाली बात जो है इसी को ही हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे पैनलिस्ट ने इसी बात पे जोर दिया है कि इस वक्त अगर हम आलमी सूरत हाल को, हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखें, इसके अलावा हम अपने रीजनल लेवल पे हम सिचुएशन को देखें और हम अपने मुल्क की सतह पर आवाम की हालत को देखें, तो उस सूरत में देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे के मैं आपको मिसाल दूंगी क्योंकि मैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तालिब इल्म हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि देखिए जर्मनी जैसे मुल्क ने भी नेशन कोalition का एक प्लान था, उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया। शुमाली अफ्रीका में ऐसा हुआ, नॉर्दर्न आयरलैंड में ऐसा हुआ। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका में जैसे नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, उन्होंने यही किया था कि इस तरह के जो इख्तलाफात थे उस मॉडल को भी हम फॉलो कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ शोबे ऐसे हैं, मसलन मईशत एक ऐसा शोबा है, हमारी खारजा पॉलिसी एक ऐसा शोबा है, दहशत गर्दी एक ऐसा इशू है जिनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन की जमात हो चाहे वो हुकूमत की जमातें हों। लेकिन इन सब को इसके ऊपर कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें पूरी कौम को मुत्तहिद होना ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे, अगर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में ये एक पेज पे नहीं होंगे इन मसाइल में, तो फिर आप ख़ुद बताएं कि हम अपनी माशी तरक्की का रास्ता किस तरह से हमवार करेंगे। हम कैसे गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं उनको अपने मुल्क में दावत देंगे।
गूगल ने अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने इफ्तिताह किया है यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे नौजवानों के लिए एक रास्ता खुला है। और जो हमारे नौजवान आईटी से मुंसलिक हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या डाटा एनालिसिस में या जितने भी जो जदीद अभी अलूम आ रहे हैं उनमें ट्रेंड हैं, तो उनके लिए एक नौकरियों का एक सिलसिला खुलेगा, उनके लिए काम का एक सिलसिला खुलेगा। लेकिन वो उसी सूरत में होगा जबकि हम ये जुलाओ घिराव की सियासत से इज्तनाब करेंगे और एक मेच्योर कौम की हैसियत से संजीदगी के साथ मसाइल को लेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप यस मिनिस्टर बन जाए, मैं ये कहती हूँ कि आप जब भी अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे तो वो एक दूसरे के ऊपर तामीरी तनकीद करें। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए बल्कि तामीरी तनकीद होनी चाहिए। तनकीद बराए तखरीब नहीं होनी चाहिए बल्कि तामीरी तनकीद होनी चाहिए, ताकि मसाइल का हल निकाला जा सके। और बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम अपने जब घर में भी, छोटे से घर में भी जब इख्तलाफात होते हैं तो बातचीत के ज़रिए ये रास्ता निकाला जाता है। तो पाकिस्तान हमारा घर है और इस बात को समझने की ज़रूरत है। अचकज़ई साहब का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है, वो एक पुल का रोल जो है इस वक्त प्ले कर सकते हैं और वो एक बहुत ही मुस्बत। कोई बात भी तो सुने ना, अचकज़ई साहब हो गए, मौलाना फजल रहमान, हमने देखा वो मशवरे देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन किसी के पास अथॉरिटी इस वक्त दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। अब तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, हमें ऐसे लोगों को आगे लाना होगा जो कि बातचीत के तरीक़ाकार से वाकिफ़ हों कि आपको अपना मौक़िफ़ किस तरह से मौसर अंदाज में पेश करना है। ये आपकी प्रैक्टिस होगी एट होम, फिर आपने दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ कैसे पेश करना है। इसीलिए तो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। सिर्फ जज्बाती बातें करने से आप मसाइल हल नहीं होंगे, नारे लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे, ना ही बाजे बजा के जैसे यौम आज़ादी पर हो उस पर हमारे जो कायदीन हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने काम किया, संजीदगी से काम किया, कानून को सामने रखा, उन्होंने जो हकीकी मसाइल थे उनको सामने रखा और जो दस्तयाब वसाइल थे उनको बरूए कार लाते हुए उन्होंने मसलों का हल निकाला। जी अस्करी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमने डिस्कस कर ली काफ़ी, लेकिन अपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है जिसके पास सारे आईन होते हैं, सदर का हो, गवर्नर का हो, सेनेट के अंदर उनके पास है। तो क्या ऐसी वजह पेश आई कि वो हुकूमत से इख्तलाफ करते हुए नजर आते हैं? सिर्फ आप समझते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से ये जो चपकलिश है वो नजर आई है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले जब से ये हुकूमत आई है तब से विफाक मजबूत है और जिसका नाम अभी हम सब लोग जानते हैं कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत है, ये एक हाइब्रिड जमहूरियत है। हाइब्रिड की जमहूरियत तक या पंजाब या सिंध या विफाक तक सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वो चाहे तारीखी तौर पर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हों, वो बलूचिस्तान या केपी है जो वॉर एंड टेरर से मुतासरा है, या अभी पिछले 1.5-2 साल से जो कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवाम के मुतालबात या अवामी एक्शन कमेटी जो मुतालबात लेकर चल रहे हैं उसके हवाले से हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख है कि उसके बारे में ये शोहरत है कि वो हमेशा अवाम दोस्त सियासत करते हैं, या वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में, उनके इकदामात ऐसे होते हैं जो अवाम दोस्त होते हैं। उनको प्रो इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहा जाता, उन्हें प्रो प्राइवेटाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहा जाता, उन्हें क्या कहते हैं, उसे जौहरी तौर पर यह कहा जाता है कि वो सोशलिस्ट निज़ाम मईशत की तरफ माइल होते हैं। वो जो अवामी इदारे हैं उन्हें रियासत की मिल्कियत समझने के कायल हैं और वो इस तरह प्राइवेटाइजेशन के कायल नहीं है। तो मईशत के जो भी नवाज शरीफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है नवाज लीग, उनके जो माशी मंसूबे हैं उन पर भी इख्तलाफात है। विफाक का इकाइयों से क्या ताल्लुक होगा इस पर भी पीपल्स पार्टी को इख्तलाफात हैं। हालिया इंतखाबात जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुए उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तलाफात हैं। आज असम्बली में बिलावल जब बात कर रहे थे वो वज़ीर आज़म को उन्होंने मुखातिब करते हुए जो बात कही है ये कि हमें आपके लिए हमें हमदर्दी है क्योंकि आपके अतराफ में जो लोग हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं या आपकी सियासत को दुरुस्त तर्ज पर लेकर नहीं चल रहे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में अवाम दोस्त सियासत के लिए एक कुर्बानियों की तारीख है। इस चीज को हम निगेट नहीं कर सकते। और जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है तो 2-4 दिन पहले मैंने देखा बैरिस्टर गौहर साहब की वालदा की वफात पर गालिबन मुख्तलिफ सियासी जमातें, खासतौर पर नवाज शरीफ की जो सियासी जमात है नून लीग, उनकी तरफ से एक वफद वहां मौजूद था और बड़ी खुशगवार उनकी मुलाकात हो रही थी। तो वो एक मंजर बड़ा खूबसूरत था। हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लिए सियासत कर रहे हैं, कोई किसी का जाती दुश्मन या जाती रंजिश नहीं है। जो भी इख्तलाफात हैं वो सियासी इख्तलाफात हैं। हुकूमत चूंकि हुकूमत है लिहाजा उसे दिल बड़ा करना होगा। अपोजिशन का काम है एहतजाज करना और अपोजिशन का काम है
क्या कहते हैं उसे, गैर संजीदा सियासी हथकंडे इस्तेमाल करना ताकि उनकी बात सुनी जाए या वो अवाम में सामने सामने रहे, ये तमाम सियासी जमातें करती नहीं हैं। जो बात ज़रूरी है वो ये है कि मईशत के मसाइल पाकिस्तान की अवाम को हुकूमत पर एतमाद करने नहीं दे रहे। तो मईशत के मसाइल हल करने के लिए विफाक और इकाइयों के दरमियान जो अदम एतमाद है उसको हल करने के लिए पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को दिल बड़ा करना होगा। और अगर बहुत सारी जगहों पर समझौता करने की ज़रूरत है तो वो समझौता करना होगा, लेकिन वो समझौते तमाम आईने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के मफादात को मलूज़े खातिर रख कर करने होंगे। और जब हुकूमत ये करेगी तो जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उन्हें यह समझना होगा कि यही कुछ हुकूमत कर सकती है और इसी में अकोमोडेट होना है। एक पॉलिटिकल ग्रैंड डायलॉग वक्त की जरूरत है, अदरवाइज मईशत दिन ब दिन बैठ रही है और जो जंग हमारे हमसाये में चल रही है उसकी वजह से अगले कई महीने बल्कि सालों तक भी मईशत के दुरुस्त होने के इम्कानात मौजूद नहीं है। हम एनर्जी खरीदते हैं, पैदा नहीं करते। अगर हमें एनर्जी खरीदनी है तो हमें उसके लिए मईशत का पहिया तेज करना होगा, पाकिस्तान में अमन व अमान को और सलामती को यकीनी बनाना होगा ताकि ताजरों का उसके ऊपर एतमाद हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके, गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में आ सके। ये तमाम चीजें तब शनील अमर साहब, आप पीपल्स पार्टी के ये जो रवैया है इसके ऊपर क्या कहेंगी? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए तो हुकूमत की जानिब से या नून लीग की जानिब से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन कश्मीर के इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन होने से पहले ही कह रही थी कि धांधली हमारे साथ हो जाएगी। आप क्या कहेंगी कि वाकई कश्मीर का इलेक्शन है या अंदरूनी तौर पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान कहीं ना कहीं पे चपकलिश शुरू हो चुकी है? यानी बात यह है कि बिलावल भुट्टो के अंदर अब ये सोच आ रही है कि मैं आखिरी 2 साल जो है उसको जम के ओपोजिशन करूं, क्योंकि अगर मैं ओपोजिशन करूंगा तो फिर आगे मेरा चांस है कि मैं वफाक के अंदर हम हुकूमत बना सकेंगे। एक ये भी सोच उनके अंदर है। दूसरा, गिलगित बिल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो ने बहुत सख्त जो लहजा था वो इस्तेमाल किया था, ब्लैकमेलिंग के ऊपर भी वो उतर आए थे, जिसके बाद ये था कि हुकूमत चाहती तो वहां पे अपनी हुकूमत बना सकती थी। जो नवाज लीग की हुकूमत थी उनको कोई मुश्किल नहीं थी। जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के ने जो 4 आजाद लोग शामिल किए थे अपने साथ, वो हुकूमत के साथ आ जाते तो बड़ी आसानी से वो हुकूमत बना सकते थे। वही रवैया बिलावल भुट्टो ने जो था आजाद कश्मीर के अंदर भी अपनाने की कोशिश की, लेकिन आजाद कश्मीर के मामले में नवाज लीग की बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज थी कि हमने वहां पे हुकूमत बनानी है और हमने वहां पर मुश्तरका हुकूमत या कोalition के अंदर हमने नहीं जाना, हमने अपनी वहां पे सिंगल मेजॉरिटी के साथ जो है वो हुकूमत बनानी है। तो जो इसके अंदर हुआ है कश्मीर के अंदर, तो ये भी बिलावल भुट्टो के लिए इतना एक्सेप्टेबल। बिलावल भुट्टो को 2024 के इलेक्शन जो है उसकी धांधली याद आ रही है, लेकिन वो धांधली उनको अब क्यों याद आ रही है जब सारे आईनी ओहदे उन्होंने ले लिए। आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, सारे आईनी ओहदे जो इसको एंजॉय कर रहे हैं, आपके वालिद जो है वो सदर है, चेयरमैन सेनेट जो है वो आपका है, उसके बाद और गवर्नरशिप जो है वो आपने ली हुई है। बलूचिस्तान के अंदर जो आपकी हुकूमत है वो कोalition हुकूमत है। स्पीकर कौमी असेंबली नहीं, वो ये तो याद सादिक है, नहीं डिप्टी स्पीकर जी। तो वो मैं कह रही हूँ ना कि आपने आईनी ओहदे तो लेके उनको जी आईनी ओहदे लेके उसको एंजॉय तो आप कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम में कोई खराबी है तो उस सिस्टम के अंदर आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी कि नवाज लीग है। तो बिलावल भुट्टो जो है अब वो जरूर अवामी सियासत करें और अवामी सियासत उनको करनी भी चाहिए, लेकिन वो अवाम को जवाब दे भी है अपनी सिंध की कारकर्दगी के ऊपर भी। और बिलावल भुट्टो जो ओपोजिशन की तरफ जा रहे हैं उसमें एक वो चीज भी है जो सूबों के बारे में बयान आ रहा है, जो मोहसिन बनाने होंगे या इंतजामी यूनिट बनाने होंगे, तो बिलावल भुट्टो इस चीज को नहीं मान सकते क्योंकि इससे उनकी सिंध के अंदर जो वो है ना ग्रिप बड़ी कमजोर हो जाएगी। कराची को वो किसी सूरत भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। कराची बहुत बड़ा माशी हब है और एमक्यूएम के साथ उनके मसले इसी को लेकर चल रहे होते हैं। तो एक वजह ये भी आ रही है क्योंकि अगर नवाज लीग की तरफ देखे जाए तो अभी तक उनकी तरफ से कोई इतना सख्त बयान आया नहीं को लेके। हाँ, जो मोहसिन नकवी ने सिस्टम के बारे में बात की, जो वज़ीर आज़म के बारे में बात की थी कि वो इतनी देर दे रहे हैं कभी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उसको लेके हुकूमत की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन। सही शनील साहब, आपका इंटरनेट का शायद इशू है, आपको हम वाज़ेह तौर पर जो है वो सुन नहीं पा रहे हैं।
चीज नजर नहीं आ रही कि नवाज लीग बहुत ज्यादा किसी सख्त रद्द-ए-अमल देगी, लेकिन सिंध की तरफ शनील साहब, आपका इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे हैं। मंडला साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह पॉइंट आउट किया शनीला साहब ने कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे आईनी उहदे तो वो एंजॉय कर रही है, लेकिन आप नहीं समझते कि जो अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ये तो नहीं कि सिंध को मज़ीद सूबे ना बनाया जाए या सिंध की कारकर्दगी पे कोई बात ना करे, हुकूमत बात ना करे? देखें, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनकी जो तारीख है ना वो यही बताती है कि ये बयानात तो बड़े सख्त देते हैं। पुराने बयानात इनके देख लें, यही जो शहबाज शरीफ है क्या कहता था, इनको लाड़काना लाहौर पता नहीं कहाँ कहाँ के सीटेंगे। और ये आसिफ जरदारी के बयान आप सुन लें कि ये धरती के ऊपर नसूर है, अगर हमने इन्हें माफ़ कर दिया तो हमें अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो मेरा फिर कैसे जो है ना वो आपस में घी शक्कर हुए, कुछ समझ नहीं चल रही। मेरा ख्याल है कि ये बस इनका चीखो पुकार यही है कि अभी इनकी अगली नज़रें, क्योंकि ये तो टर्नओवर इन्होंने एंजॉय कर लिया ना, ये भी दोनों मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। अगर पीपल पार्टी ना मिलती तो नून कैसे गवर्नमेंट जो है वो बना सकती थी। फिर उनको दे दी वो उसकी सिंध की और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, यहाँ जो है ना वो कुछ आनी होते और इनके गवर्नर है। तो मेरा ख्याल है को अक्सर उनके बयान आते रहते हैं कि ये जो पूरे मुल्क में हुकूमत है ये फार्म 47 की है। पिछले दिनों मेरा ख्याल है इनका जो गवर्नर था पंजाब, उनको उसका भी यही बयान था। तो मेरा ख्याल है आपको जो इनको टीज़ तो करते हैं कि वो जैसे जो कमिश्नर पिंडी का बयान भी था कि 60-60, 70-70 हज़ार से हारे हुए लोगों को जो है ना किस तरह जताया। तो मेरा ख्याल है वो इनको बताते हैं और बताने वालों को भी वो बताते हैं कि इनके पास जो है ना फार्म 47 और हमारे पास शायद 45 है। तो उसका फिर अगला जो आगे सिनेरियो देख रहे हैं, जरदारी चाहता है कि मेरा बेटा बन जाए वज़ीर आज़म, उधर नून लीग वाले अपनी रिश्तों में है कि हमारी जो है ना अगली नस्ल जो है ना वो आके इस कुर्सी के ऊपर विराजमान हो। वो भी जो है ना वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कैसे जो है वो रास्ता बनाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दोनों पार्टीज़ को पता होना चाहिए कि अवाम इनके साथ नहीं है, और यही वजह है कि वो पीटीआई को हर इलेक्शन से कभी उनका सिंबल नहीं है, कभी निशान नहीं है, और उनके लिए जो मुश्किलात खड़ी की जाती हैं तो और उनको फ्री एंड जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका नहीं मिलता। तो उसकी वजह यही है। ये तब तक होता रहेगा जब तक उनको यकीन ना हो जाए कि अवाम इनके साथ है। तो वहाँ कैसे जाए? अवाम के साथ जो ये वादे करके आए थे कि जनाब ये 150 का पेट्रोल बहुत महंगा है और ये तो बिल्कुल बेरोज़गारी है, और अभी 150 वाला 300 पता नहीं 37-40 तक पहुँचा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कभी लोगों को नज़र नहीं आ रहा। आन के कोलोफील में तजाद है। जब तक आप रियल जो है ना अवामी नुमाइंदे ये नहीं बनेंगे, अवाम के लिए कुछ सोचेंगे नहीं, उनको रिलीफ नहीं दे पाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि इनकी तकरीरों के ऊपर कोई बंदा कान धरने को तैयार नहीं है। बाकी अभी सूबों का जो है ना बात चल निकली है कि सूबे बनाने हैं, तो मेरा ख्याल को कह रहा है 26 बनेंगे, कह रहा है 32 बनेंगे कुछ। तो मेरा ख्याल है कि अगर सूबे ही बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो जैसे सारी पार्टी और बीच में दूसरे लोग भी बीच में कहते हैं कि जनाब ये अभी आबादी बहुत बढ़ गई है, तो पता नहीं 72-73 में हमारी आबादी जो है ना को 7.5 करोड़ थी, अभी 25 हो गई है। तो जो है ना इंतज़ामी जो है ना यूनिट उनकी शायद अशद ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल इनको समझ लग गई है कि सिंध जो है ना, ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके हम सूबों के हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की अगर बात की जाए तो सिफारती महाज पे तो हुकूमत ज़बरदस्त काम करते हुए दिखाई दे रही है। मीडिएशन की बात हो या जो मक्का दिफाई मुआहदा हुआ है, हुकूमत हमेशा फ्रंट फुट पे है और कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ एक मईशत है जो हुकूमत से इस वक्त संभाली नहीं जा रही। अकीला साहबा, आप क्या कहेंगी, क्या वजूहात हैं, कहाँ पे मुश्किल आ रही है हुकूमत को कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है? देखिए आइनी, ये जो महंगाई वाला मसला है ना वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं यही कह रही हूँ कि जो इस वक्त आलमी सूरत हाल है उसमें दुनिया का तकरीबन हर मुल्क जो है इस तरह की सूरत हाल का सामना कर रहा है। हमारे दोस्त अहबाब जो बैरूनी ममालिक में हैं वो भी इन सारे मसाइल का जिक्र कर रहे हैं। महंगाई वहाँ पर भी आसमान को छू रही है, पेट्रोल की कीमतों में इसी तरह से इजाफ़ा होता है, ये उतार चढ़ाव आता जा रहा है। जैसे जैसे हालात चेंज होते हैं उसके मुताबिक
मुताबिक, क्योंकि इतनी तेज़ी से सारी चीज़ें हो रही हैं कि कोई एक पॉलिसी जो है वो आप कहें कि जी ये एक फार्मूला या एक पॉलिसी जो है वो मुंतबिक हो जाएगी इन बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक, तो वो नहीं हो पा रही। और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया में है। लेकिन मसला ये है कि जितनी भी दुनिया की कामयाब जमहूरियतें हैं उनमें एक चीज़ है कि वहाँ सियासी जो इख्तलाफ होता है उसको जमहूरियत की खूबसूरती समझा जाता है और इख्तलाफ को दुश्मनी नहीं बनाया जाता। जब आप इख्तलाफ को दुश्मनी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वहाँ से जो है ये आपकी गैर संजीदगी और इमेच्योरिटी जो है वो ज़ाहिर होती है। इसी तरह से देखें कि ये जो इख्तलाफ राय है वो जमहूरियत की खूबसूरती है। जैसे कि मांडला साहब ने भी इसका जिक्र किया, मैं दोबारा जिक्र करूँगी कि जर्मनी ने कोalition के ज़रिए, जनूबी अफ्रीका ने नेशनल यूनिटी के ज़रिए और नॉर्दर्न आयरलैंड ने डायलॉग और पावर शेयरिंग के ज़रिए ये साबित किया कि कौमी मफाद को जो है उसको संभाला जा सकता है। इख्तलाफ राय अपनी जगह, इख्तलाफ राय आप ज़रूर रखें, पॉलिसीज़ पे आप बहस करें, क्योंकि इख्तलाफ के बगैर जो जमहूरियत है वो पनप नहीं सकती। ये तो एक बात अलग है, लेकिन उसको लेके इस तरह से चलना कि आपका जो असल मकसद है यानी इस मुल्क को, इस कौम को संभालना और तरक्की करना और गरीब आवाम की सोचना, अगर वो पस मंज़र में चला जाता है तो मैं समझती हूँ कि फिर ये जो सारा सियासी जो ड्रामा हो रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह से अभी बिलावल साहब के बयानात का जिक्र किया गया। बिलावल साहब क्योंकि नौजवान हैं और मैं समझती हूँ कि बड़ी आसानी के साथ वो नौजवानों की अटेंशन ले सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी सोच में मैच्योरिटी लाएं, अगर वो स्टीरियोटाइप पॉलिटिक्स करेंगे जैसे कि उनके बयानात आ रहे हैं, तो वो बजाय संजीदा होने के वो मुज़ाहिका खेज़ लगने लगते हैं। तो उससे उनको इज्तनाब करना होगा और अगर वो संजीदगी के साथ चलें और इस वक्त दुनिया के बदलते हुए तकाज़ों को समझें और मुल्की सालमियत पे ज़्यादा तवज्जो दें और सियासत अपनी जगह, लेकिन मुल्की सालमियत जो है उसको सबसे ऊपर रखना है। तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत हमारे मुल्क में जो है, हमारी कौम में जो है टैलेंट की कमी नहीं है और चीज़ों को संभाला जा सकता है। अच्छा अस्करी साहब, आप ये जो बढ़ती हुई महंगाई है या मईशत नहीं संभल रही, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जंग की अगर बात की जाए कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई आई है, जंग को 6 महीने हो गए, अगर मज़ीद जंग ये बढ़ जाती है तो क्या सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था? नहीं, खुदा न खास्ता सिस्टम इसलिए कोलैप्स नहीं करेगा कि ये जो जंग है, इस जंग में अगर किसी का फ़ायदा है कम है और अगर इसका खात्मा है तो इसमें पूरी दुनिया का फ़ायदा है। और ये तमाम आलमी माहिरीन जो सिफारतकारी को समझते हैं या दिफा के मौज़ूआत को समझते हैं, वो ये इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ईरान हो या अमेरिका, इन दोनों फरीकों के पास पाकिस्तान के अलावा कोई और सालिस नहीं है। और पाकिस्तान में जब सालिस की बात होती है तो वो बात होती है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस मुल्क में उस वक्त तक तो यकीनन मौजूद रहेंगे जब तक उनका ओहदा भी है और जब तक दुनिया के मामलात जैसे चल रहे हैं। पाकिस्तान अब अफ्रीका में सोमालिया के साथ डिफेंस पार्टनर है। पाकिस्तान गल्फ में सऊदी, कुवैत के साथ इनफरादी तौर पर भी और मक्का मुआहदे के बाद तुर्किया के साथ भी एक डिफेंस पार्टनर है। बात इजिप्ट और सीरिया तक फैलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक जो रीच है वो बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासी सतह पर या माशी मैदान में कोई ख़ास बड़ी कामयाबी नज़र नहीं आती। वो आ भी नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि ये सादा सा असूल है, जब हमारी मुल्क की मजमूई आमदन कम है और अखराजात ज़्यादा हैं तो हर आने वाले साल के साथ बजट खसारा बढ़ता चला जाएगा। मैं तो जब से होश संभाला है और सियासत और आलमी तल्लुकात को पढ़ना शुरू किया है, यही समझ आई है कि हर आने वाले साल के साथ हमारे कर्ज़ों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि चाहे अलामती तौर पर ही सही, पाकिस्तान की पार्लियामान में ये बात होनी चाहिए थी कि हुकूमत सादगी और किफ़ायत शारी अपना रही है। हम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान की तनख्वाह में 10% कमी कर रहे हैं, वो बजाय कमी करने के सैकड़ों फीसद बढ़ा देते हैं और तमाम सियासी जमातें इसका साथ देती हैं। वो चाहे हुकूमत के अखराजात हों, वो चाहे नमूदो नुमाइश हो, वो चाहे ऑप्टिक्स हो। भाई अगर ये चीज़ें आवाम को आप लोगों से मजीद बददिल करती हैं, जो 14 अगस्त को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में हुआ उस पर वज़ीर आज़म ने सरजनश की है कि क्यों सरकारी अफसरान इस अंदाज में अवामी महफिल में तशरीफ़ लाए हैं कि ये लोगों में एहसास हुआ है कि वो आका हैं और हुक्मरान हैं और हम उनके खुदा न खास्ता गुलाम हैं। तो अगर आप ब्यूरोक्रेसी को ये समझा रहे हैं कि वो अपने अंदर सादगी लेकर आए
लानी भी चाहिए तो वो सादगी सियासी जमातों में भी तो आनी चाहिए, हुकूमत में बैठे हुए लोगों में भी आनी चाहिए, काबीना में भी आनी चाहिए, चाहे अलामती तौर पर ही सही, चाहे आप वो तस्वीरों और वीडियोस की खातिर ही ऐसा करें, वो कुछ करते हुए नजर तो आए कि लोगों को महसूस हो कि इन्हें हमारे दुख दर्द का एहसास है। ऐसी कोई चीज हुकूमत की सतह पर, सिर्फ ये हुकूमत नहीं, इससे पिछले आने वाली जो 4-5 हुकूमतें मैंने देखी हैं उनमें भी ये मसला रहा है कि कभी पाकिस्तान की सियासी अशराफिया जो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान पर काबिज या पाकिस्तान में हुकूमत बना रही है या पाकिस्तान में आला ओहदों पर बैठी हुई है, उन्होंने कभी अवाम की मुश्किलात को महसूस नहीं किया और उन मुश्किलात को महसूस करके एक कफायतशारी का बंदोबस्त नहीं किया। ये बुरी बात है। सही। अच्छा माडला साहब, ब्यूरोक्रेसी पे अगर बात की जाए तो फिर तो घंटों गुजर जाएंगे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के जो हालात हैं। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ मुश्किल फ़ैसले जो वज़ीर आज़म टीवी पे आके कहते हैं कि मुश्किल फ़ैसला मुझे करना पड़ा है, उस मुश्किल फ़ैसले का असर सिर्फ आवाम तक ही क्यों जाता है? क्या वज़रा की मराद कम की जाएंगी या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको लगाम दी जाएगी? देखिए, वज़ीर आज़म तो बहुत कुछ कहता है, कभी कहता है मैं कपड़े बेचूंगा, अभी कह रहा है मैं पत्थर जो है ना वो सीने पर रखता हूँ, वो पता नहीं कितने पत्थर रख के बैठा हुआ है। मेरा ख्याल है कि लीडरों की या हुक्मरानों की जो जांच है ना, वो जहाँ खित्ते में मौजूद होते हैं ना, वो दाएं बाएं दूसरे ममालिक के साथ कंपेयर किया जाता है कि आज सारे कह तो रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई के असरात है। मुझे बताएं कि पेट्रोल की कीमत आज पाकिस्तान में 337 रुपये है, ये साथ भारत है 102 रुपये इंडियन रुपये वहाँ है, बांग्लादेश में 140 रुपये लीटर है, और ये अफ़गानिस्तान वहाँ आप चले जाए तो 80 अफ़गानी का 1 लीटर है। क्या यहाँ में कहीं ज़्यादा है? ये कहाँ से आ रहा है? पेट्रोल डीजल कहाँ से आ रहा है? और कोई तरीक़ाकार है पूरी दुनिया में? मुझे बताएं कि जंग से पहले आप देख लें ना, तो जंग से पहले जब ये लगी है ईरान अमेरिका वार शुरू हुई है तो यहाँ 259 रुपये का था और भारत में 94 का, वहाँ 6-7 रुपये टोटल बढ़ा। और बांग्लादेश के अंदर मेरा ख्याल है 140 का 122 का 18-20 का फ़र्क पड़ा। और आप जाके अफ़गानिस्तान देख लें कि वहाँ 72 का था, आज 80 का, टोटल 8 रुपये का फ़र्क पड़ा। और यहाँ जो है ना वो 100 रुपया 150 रुपये तक बढ़ा देते हैं और बातें करते हैं ऐसे रस्तुओं वाली कि हम जो है ना बड़े पत्थर रख के बैठे हैं। भाई आपने जो अगर पत्थर रखे होते तो वाम को कुछ रिलीफ मिलता, कुछ सस्ताई देते आप, कि वाम गुन गाती है आप लोगों के कि ये महंगाई मकाओ, मार्च लेके आने वालों ने वाकई महंगाई को मकाया, इन्होंने तो गरीब को ही मका दी है, वो गरीब का जीना जो है महाल कर दिया। मेरा ख्याल है कभी इनकी बातों को इसीलिए असर नहीं है, लोग इत्बात करने को तैयार नहीं है कि उनको पता है कि ये तमाम एक करप्शन क्लब है या तमाम मनी लॉन्डर्स, इनके ट्रैक रिकॉर्ड पूरी दुनिया में मौजूद है। कोई पनामा लीक की सूरत में है, कोई पंडोरा पेपर की शक्ल में है, कोई दुबई लीक्स की शक्ल में है, कोई जजीरे बनाने के जो है माहिर है। मेरा ख्याल है ये ढके छुपे नहीं है आवाम से, इसलिए इनकी बातों में अभी वो वजन नहीं रहा। मेरा ख्याल है कथा कलामी माफ वो फरमा रहे हैं मियां नवाज शरीफ, हमारे शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हम पेट्रोल जो महंगा करके पैसे बनाते हैं उससे हम बलूचिस्तान की जो कौमी शरह है N25 वो उसको जिसको खूनी शाहराह कहा जाता है उसे हम शाहराह अमन बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। आपने अवाम से कब पूछा है कि आप हमारा खून नचोड़ें और N25 की मुरम्मत करें या वहाँ फौज तैनात करें या उसको अपग्रेड करें? मतलब मेरी तनख्वाह लूटते हुए कम से कम मुझसे पूछ तो लें कि भाई क्या तुम चाहते हो कि N25 के हालात बेहतर हो? क्या N25 के हालात बेहतर करने के लिए आपको पेट्रोल की मद में अवाम का खून चूसना जरूरी है? बात यह कि अगर ये करप्शन की वो रोकथाम के लिए काम करे तो मेरा ख्याल है कि ये सारे काम ये कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ ये बादशाहों का स्टाइल है कि जिधर दिल चाहा कि सारा पैसा को लाहौर में लगा रहा है, को कराची में लगा रहा है। सही माडला साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। चौधरी खादिम अली माडला हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अकील आसिफ, शनीला मार साहिबा और शोजब अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की दावत दी है। अब जो बॉल है वो अपोजिशन की कोर्ट में। अभी देखते हैं कि मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए या ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में बदअमनी जो फैली हुई है, वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर उसका जिक्र किया कि वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पर आती हैं या नहीं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।